हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। देखिए अपना चैप्टर 5 चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवाह वेग के बारे में आपको बताया था। और अपवाह वेग का जो फॉर्मूला था, याद है क्या आया था? अपवाह वेग का फॉर्मूला आया था वी डी इज इक्वल टू ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। यह हमारे पास फॉर्मूला आया था। और मैंने ये भी कहा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके इस चैप्टर में काफी काम आएगी, इसलिए इंपॉर्टेंट चीज। यहाँ स्मॉल ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। स्मॉल एम क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास। ये तो कांस्टेंट होंगे, इनकी तो वैल्यू भी है, हमें पता है ई का मान कितना होता है, एम का मान कितना होता है। और आपका यदि पर्टिकुलर कोई मेटल है, कॉपर है या आयरन है, जो भी है, तो आपका एवरेज इलेक्ट्रिक टॉपिक क्या होगा? कांस्टेंट। तो वीडी आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? ई के। आपका इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? वी ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई के। अब देखिए ये किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन की। क्योंकि हम यहाँ केवल बात कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि यहाँ पर मेटल के अंदर करंट फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या किसको लेके जाता है? चार्ज को। इसलिए इसे आवेश को लेके जा रहा है, इसलिए इसे आवेश को ले जाने वाला कहेंगे आवेश वाहक। हम आगे एक चैप्टर आएगा, उसमें आपका इलेक्ट्रॉन के अलावा होल भी ले जाते हैं। होल पॉजिटिव चार्ज ले जाते हैं सेमीकंडक्टर में। इसलिए आपके चार्ज कैरियर या आवेश वाहक दो टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल। किसमें? अर्धचालकों में। हम बात कर रहे हैं धातु चालक, तो धातु चालक में तो केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। अब कभी कोई फॉर्मूले ड्राइव किए जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के जनरल फॉर्मूले निकाले जाते हैं, इसलिए होल के लिए भी होंगे वो, इलेक्ट्रॉन के लिए भी। इसलिए इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रॉन शब्द का उपयोग नहीं करके आवेश वाहक का कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन भी आवेश वाहक होता है और होल भी होता है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हो। यहाँ हमारा आवेश वाहक का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन से ही है। तो आपने देखा कि आवेश वाहक या मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग होगा वो विद्युत क्षेत्र के क्या होता है? समानुपाती। तो हम क्या लिख सकते हैं कि आवेश वाहक या चार्ज कैरियर, यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, आरोपित विद्युत क्षेत्र, आरोपित या लगाई जाने वाली आरोपित विद्युत क्षेत्र कौन सा? ई के समानुपाती होता है। अभी समझाया था, इससे पहले वीडियो में समझाया था, समानुपाती होता है। तो क्या लिख सकते हैं बोलो? अर्थात वीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। और ये हमने पढ़ा है कि जब जब समानुपाती का नियतांक बराबर में बदलेगा तो एक समानुपाती का नियतांक आएगा। तो वीडी बराबर म्यू ई। तो म्यू यहां समानुपाती का एक नियतांक है। ये क्या है? समानुपाती का नियतांक, जिसे आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। तो म्यू क्या है? आवेश वाहक की गतिशीलता। अब इसकी परिभाषा देते हैं, देखो तो क्या हो जाएगा? म्यू बराबर वी डी अपॉन ई। तो क्या हुई परिभाषा गतिशीलता की? आवेश वाहक के अपवाह वेग और आरोपित विद्युत क्षेत्र के परिमाण के अनुपात को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। क्या परिभाषा? आवेश वाहक के अपवाह वेग और आरोपित विद्युत क्षेत्र के परिमाण के अनुपात को उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। क्या होगा इसका मात्रक? देखो म्यू का ऐसा ही मात्रक, वेग का क्या होगा? मीटर बटा सेकंड, और विद्युत क्षेत्र क्या होता है? वोल्ट। तो क्या हो गया? वोल्ट प्रति मीटर। तो मीटर पर क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो देखो क्या आ गया मात्रक इसका? मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड। कई बार पूछता है, इसलिए जब भी आपको ऐसा ही मात्रक पूछे, डायमेंशन फॉर्मूला पूछे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, आप अपने फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो बताइए गतिशीलता का मात्रक क्या आया? मीटर स्क्वायर बटा वोल्ट इंटू सेकंड। और इसका विमीय सूत्र क्या आएगा? इसका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं।
बोलो आपका वोल्ट क्या होता है? वोल्ट होता है जूल बटा कूलम, तो इसको हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये हो गया जूल, ये हो गया कूलम और इनटू हो गया सेकंड। अब इस्तेमाल करते मीटर है तो क्या हो गया L2। जूल किसका मात्रक है? कार्य का, तो कार्य का क्या हो गया बोलो? कूलम ऊपर चला जाएगा, ये कूलम ऊपर जा क्या हो जाएगा बोलो? कूलम का हमको पता है T1 A1, ये इसकी भी आ गई, ये ऊपर जाती। जूल कार्य की क्या होगी? M1 L2 T-2 और सेकंड की क्या होगी? T1। इन सबको सॉल्व कर लो। मीटर स्क्वायर L2 डायमेंशन आ गई, कूलम की T1 A1 आ गई, जूल कार्य की बल गुणा विस्थापन तो उससे आ गई, बल की होती है M1 L1 T-2, एक एल और आ गया। सेकंड का T1 क्या होगी डायमेंशन? देखो M ऊपर जा क्या हो गया M-1, M की कहानी खत्म। L देखो L2 से आपका L2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, तो L क्या हो गया? L का हो गया 0 और T से ये T आपका कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा T2, ये ऊपर जाकर क्या हो गया A1। तो ये क्या आ जाएगा? इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया और ये इसकी क्या आ गई? SI यूनिट आ गई और ये इसकी डेफिनेशन भी आ गई। अब देखो इसका और फॉर्मूला क्या होगा? देखो म्यू इज इक्वल टू VD अपॉन क्या होता है? E ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम फॉर्मूला रखते हैं, तो क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला? VD इज इक्वल टू E कैपिटल E टाउ बाई M। यहाँ रखे तो E कैपिटल E टाउ बाई M और ये E आपका यहाँ है E, तो E से E कैंसिल, तो क्या हो गया? म्यू इज इक्वल टू E टाउ अपॉन M, ठीक। तो आपका ये आपकी गतिशीलता है, तो गतिशीलता किस पर डिपेंड करती है? ये टॉ डिपेंड करता है आपके पदार्थ की प्रकृति। किस पर? पदार्थ की प्रकृति और ताप पर। जैसे आपके कॉपर के लिए अलग होगा, आयरन के लिए अलग होगा, सिल्वर के लिए अलग होगा, और किस पर? टेम्परेचर पर। और m क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पर। तो ये आपका आवेश वाहक के द्रव्यमान पर। तो गतिशीलता किस पर निर्भर करती है? गतिशीलता पदार्थ की प्रकृति पर, ताप पर और आवेश वाहक के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, ये विद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती, ठीक। तो ये हमने क्या पढ़ा? गतिशीलता। गतिशीलता की परिभाषा पढ़ी, इसका SI मात्रा और विमीय सूत्र और इसका आपका विश्रांति काल के रूप में भी फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है और ये फॉर्मूला भी याद रखना है। तो ये क्या थी? गतिशीलता। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले का भी काफी उपयोग होता है बार बार। अपव्यय वेग VD एवं विद्युत धारा I में क्या संबंध है? देखिए इस रिलेशन को निकालने के लिए हम क्या लेते हैं? एक चालक लेते हैं। माना इस चालक का अनुप्रस्थ कितना है? A, और इसके सिरों के बीच में हम V वोल्ट की क्या जोड़ते हैं? बैटरी। तो देखो V वोल्ट की बैटरी जोड़ेंगे तो इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र पैदा होगा चालक के अंदर, और विद्युत क्षेत्र इस दिशा में अर्थात उच्च विभव से निम्न विभव की ओर एक विद्युत क्षेत्र E पैदा होगा, और विद्युत क्षेत्र पैदा होगा तो इसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगेगा? विद्युत बल लगेगा। तो रिलेशन निकालने के लिए इस चालक का हम एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं, एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं, एक छोटा सा हिस्सा ले लिया। ये कितनी? ये दूरी ले ली हमने डेल्टा x। ये डेल्टा x दूरी का हमने क्या ले लिया? अल्पांश ले लिया, यहां से यहां तक। अब बताओ, हम लिखेंगे माना एक चालक है जिसका अनुप्रस्थ काट A है और V वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इस बैटरी को संयोजित करने से यदि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होता है, ठीक है। अब इस चालक के अल्पांश डेल्टा x पर विचार करते हैं। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व आपका स्मॉल n है, तो सबसे पहले तो बताओ मुझे, ये जो आपकी जगह ये आयतन कितना होगा? ये एक छोटा सा बेलन है, हमने पढ़ा ना, ये आपका बेलन है और बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। ये आपका पाई r स्क्वायर और ये हो गया h।
अब पाई आर स्क्वायर की जगह तो कितना है ए, और एच की जगह कितना है डेल्टा एक्स। तो बताओ इस अल्पांश का आयतन कितना हो गया, ए गुणा डेल्टा एक्स। ठीक, तो आपके अल्पांश का आयतन कितना हुआ, अल्पांश का आयतन बोलो, अल्पांश का आयतन हो गया ए गुणा डेल्टा एक्स। अब यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व ये मान ले n, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो होता है E। तो बताओ इकाई आयतन में n इलेक्ट्रॉन, तो इस आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसको n से गुणा कर दें, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है तो इससे E से गुणा कर दें, तो ये क्या हो जाएगा अल्पांश में मुक्त आवेश। अतः अल्पांश में मुक्त आवेश कुल फ्री चार्ज या कुल मुक्त आवेश, टोटल फ्री चार्ज, ये हमने डेल्टा एक्स दूरी का जो लिया है लंबाई का अल्पांश, इसमें कुल मुक्त आवेश कितना हो गया डेल्टा क्यू बराबर आयतन कितने है ए गुणा डेल्टा एक्स, ये तो आयतन, कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे n से गुणा कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन का कितना है E, तो ये आपका क्या हो गया, इसके अंदर कुल मुक्त आवेश हो गया क्या डेल्टा क्यू बराबर ए डेल्टा एक्स n इंटू ई। अब यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवावेग कितना हो Vd हो, तथा इन इलेक्ट्रॉनों को डेल्टा एक्स दूरी पार करने में डेल्टा टी समय लगे, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, विद्युत क्षेत्र तो इधर चलेंगे। आप देखिए यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है इस पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत बल लगेगा इस दिशा में, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में यदि कितना समय लगे डेल्टा टी, उसकी स्पीड कितनी है Vd, दूरी कितनी चलेगी डेल्टा एक्स। तो बताओ आपका फॉर्मूला चाल बराबर क्या होगा दूरी बटा समय। ठीक, तो Vd चाल बराबर दूरी कितनी है डेल्टा एक्स, और बटे में क्या हो गया डेल्टा टी। आठवीं क्लास में पढ़ा है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवयन वेग Vd तथा इन इलेक्ट्रॉनों को डेल्टा एक्स दूरी पार करने में डेल्टा टी समय लगे, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवावेग Vd बराबर डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी, या डेल्टा एक्स का मान आ जाएगा Vd गुणा में डेल्टा टी। ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 से डेल्टा एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यदि हम समीकरण 2 से इसका मान डेल्टा एक्स का मान समीकरण 1 में रख दें, यहाँ पर रख दें, तो बताओ क्या हो जाएगा कुल मुक्त आवेश डेल्टा क्यू बराबर ए, ये हो जाएगा Vd डेल्टा टी, और क्या हो जाएगा n और E। डेल्टा टी को इधर ले लें, तो डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी इज इक्वल टू n a Vd और E, और ये क्या है आवेश प्रवाह की धार। डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी क्या है आवेश प्रवाह की धार, और इसको क्या कहेंगे विद्युत धारा। इसलिए विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या हो गया I बराबर n a Vd E। तो ये आपका क्या है अपव्यय वेग, और ये क्या है विद्युत धारा। तो ये विद्युत धारा और अपव्यय वेग के बीच संबंध को बताता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है I इक्वल टू n a Vd E। I क्या है विद्युत धारा, n क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, a चालक का अनुप्रस्थ काट, Vd मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपव्यय वेग, और E क्या है ये आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब देखिए
यदि अनुप्रस्थ काट भी नहीं है तो ठीक। और पर्टिकुलर धातु की बात करें तो n कांस्टेंट हो गया, तो I किसके समानुपाती हो जाएगा, VD, अर्थात चालक में धारा प्रवाह, चालक में धारा प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपयन वेग के समानुपाती होता है। एक चीज ये आपकी आ गई। दूसरा, यदि आपके किसी चालक के अंदर नियत धारा बह रही है, यदि हम बात करें कि आपकी धारा फिक्स है, ये धारा बदल नहीं रही, ठीक, आप देखिए धारा बदल नहीं रही और तार इस तरह से कहीं पतला है कहीं मोटा है, इस तरह से तार है, लेकिन इसमें धारा बदल नहीं रही, ये बैटरी लोड, और इसमें फिक्स धारा कितनी चल रही है, I चल रही है। तो देखो क्या होगा, NaVd क्या कर दिया हमने, नियत कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो देखो आपका A कांस्टेंट है, सॉरी N कांस्टेंट है क्योंकि पर्टिकुलर तार एक बना हुआ है तांबे का, और E कांस्टेंट है, तो क्या हो गया, A गुणा Vd बराबर भी क्या हो जाएगा, नियत, क्योंकि ये भी आपका नियत है और ये भी नियत है। तो आपका अनुप्रस्थ काट और अपयन वेग का गुणा क्या रहेगा, नियत, ठीक। तो देखो जहां अनुप्रस्थ काट बढ़ा होगा वहां अपयन वेग बढ़ जाएगा, और जब अनुप्रस्थ काट क्या होगा, अनुप्रस्थ काट कम होगा अपयन वेग बढ़ेगा, अनुप्रस्थ काट बढ़ेगा अपयन वेग घट जाएगा। ये ठीक उसी तरह से जैसे पाइप में पानी जा रहा हो, तो जहां पाइप मोटा होगा वहां पानी का वेग कम होगा, जहां पाइप पतला होगा पानी का वेग क्या होगा, अधिक होगा, लेकिन प्रति सेकंड निकलने वाली पानी की मात्रा अर्थात पानी की करंट वो सेम होगी। तो ये भी हमने समझा दिया। इसे हम सांतत्व समीकरण भी कह सकते हैं धारा के लिए, कि धारा का मान नियत रहता है, यदि आपका अनुप्रस्थ काट बड़ा हो जाता है तो उस स्थिति में तार में इलेक्ट्रॉनों का अपयन वेग बढ़ जाता है। तो ये आपके धारा और अपयन वेग में संबंध था। तो हमने क्या चीज पढ़ी आज हमने पढ़ा गतिशीलता, गतिशीलता की परिभाषा, गतिशीलता का फॉर्मूला, गतिशीलता का SI मात्रा और उसका विमीय सूत्र, उसके बाद विद्युत धारा और अपयन वेग में संबंध। और वो क्या फॉर्मूला है, I बराबर NaVdE, ठीक। और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नोट्स आपको मैं सेंड कर दूंगा, नोट्स आपको कंटिन्यू मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आप समझें केवल क्या लिखना है कैसे लिखना है, वो आपको नोट्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं, आपके पास नोट्स पहुंच रहे हैं, इसलिए यहाँ केवल आप फोकस किस पर है, समझने पर ध्यान दें। थैंक यू बच्चों।